Hello friends, welcome to SSC Crackers. I am your mentor वैभव शक्तिदेव. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से पूछे गए हैं और आगे भी इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले एक एवरेज के सवाल से स्टार्ट करते हैं. What is the question? The average of 5 consecutive even numbers is m. If the next 5 even numbers are also included, the average of 10 numbers will be. तो 5 consecutive even numbers का जो एवरेज है वो m है. तो अगर हम अगले जो 5 इवन नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो जो नए 10 नंबर होंगे उनका एवरेज क्या होगा. आपके पास 40 सेकंड हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा. देखिए, बेसिकली एवरेज जो है वो क्या क्या अरिथमेटिक का पार्ट है. तो अरिथमेटिक के पार्ट को खासकर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है. इसमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें पता चलेगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा अभी तक. तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स. देखिए, जब भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मेंशन हो तो इस तरह से उसमें उसको अज्यूम किया जाता है. मान लीजिए हम एक नंबर अज्यूम करते हैं x, ठीक है. तो अगला हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या अज्यूम कर सकते हैं? x+2. अगर एक x एक इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर क्या होगा? x+2. उसका अगला इवन नंबर क्या होगा? x+4. ठीक है. इस x के ठीक पहले का इवन नंबर क्या होगा? x-2. और इस x-2 के ठीक पहले का एक इवन नंबर क्या होगा? x-4. तो इस तरह से एज्यूम करने का क्या फ़ायदा है अभी आपको समझ में आएगा. तो 5 जो नंबर से हमने एज्यूम किया कि x एक नंबर x+2, x+4 और x-2 और x-4, ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमने एज्यूम कर लिया. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका जो एवरेज है वो क्या है? m है. तो एवरेज के लिए हम इनका सम करेंगे. अब आप देखिए, इनका जब आप सम कीजिएगा तो क्या होगा? -4 +4 से चला जाएगा, +2 -2 से चला जाएगा, हमारे पास आएगा 5x और टोटल कितने नंबर्स थे? 5x/5 और इसका एवरेज दिया हुआ था m. तो हमारे पास क्या आएगा? x = m. तो इसी सम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह से नंबर्स को एज्यूम करते हैं. तो हमारे पास आ गया x = m. अब हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अगले 5 इवन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो एवरेज क्या होगा. ठीक है. तो अगले 5 इवन नंबर्स क्या होंगे आप देखिए. x+4 के बाद एक होगा x+6, एक होगा x+8, एक होगा x+10, एक होगा x+12 और एक होगा x+14. 1 2 3 4 5 ये 5 थे, अब ये 5 होंगे. तो अब क्वेश्चन है कि इन सारे 10 नंबर का एवरेज क्या होगा. तो देखिए, पहले 5 नंबर्स का सम जो था वो क्या आया था? वो आया था हमारे पास सीधे सीधा 5x. ठीक है. इन 5 नंबर्स का सम क्या आएगा? देखिए, इन 5 नंबर का सम आएगा 5x. देखिए, इन 5 नंबर्स का सम भी आएगा 5x प्लस 8 6 14 14 10 24 24 और 12 36 36 और 14 50. ठीक है. ये हो गया.
ये पाँच जो 5x जो है वो इन 5 नंबर्स का सम है, तो इन 5 नंबर्स का सम ये है 5x, और इन 5 नंबर का सम ये 5x प्लस 50 है। तो इसके एवरेज के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस 50 बाई 10, मतलब अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 बाई 10, 10 गया, तो एवरेज क्या आया, x प्लस 5। और x जैसा कि हमें यहाँ से m मिला था, तो इसकी जगह आंसर क्या हो सकता है, m प्लस 5। होप आपको समझ में आ गया होगा इजली कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को कैसे अज्यूम किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीधा सीधा बॉडमास का एप्लीकेशन है। देखिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसमें सीधा सीधा बॉडमास का एप्लीकेशन है। तो बॉडमास में सबसे पहले कैसे ब्रैकेट ऑफ, जब हम बॉडमास यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट अगर हो तो उसे सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, लेकिन यहाँ डिवाइड है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को हम, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, लिख सकते हैं -5/2 प्लस 3/2। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/6, ठीक है। और उस डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 1/2। अब सबसे पहले इस एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास -5/2 प्लस 3 से अगर इसको करते हैं 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 1/8, फाइन। अगर अब हम इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ गया 8, 2 4 ज़ा 8, तो -5 और 4 -20, और प्लस यहाँ आएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -19/8। सीधा सीधा बॉडमास का एप्लीकेशन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपको क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, आपके पास 30 सेकंड है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के टाइम स्पीड और डिस्टेंस में के क्वेश्चंस में रेशियो का बहुत यूज़ होता है। तो जब भी रेस, देखिए यहाँ पे एक रेस हो रही है, तो ये तो फिक्स है कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होता है, तो अगर हम देखें, तो अगर हम ये इन दोनों के स्पीड का को देखें, तो मान लीजिए पहला रेसर 1 था और दूसरा रेसर था सेकंड। तो पहले रेसर की स्पीड क्या थी, 100 मीटर पर मिनट, और दूसरे रेसर की स्पीड थी 120 मीटर पर मिनट,
ठीक है, ये हो गया इनकी स्पीड, हो गई है इनकी, फाइन। तो जब भी क्या कहते हैं स्पीड, ये डिस्टेंस फिक्स होता है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब स्पीड की जो रेशियो होगी, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो लें तो ये 5, इसको अगर हम क्या कर सकते थे, 5:6, ठीक है, ये हमारी स्पीड की रेशियो हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका, हमेशा रिवर्स, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 6:5। अगर 2 है तो इससे से, नहीं तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे कि मान लीजिए कि स्पीड 5:6 है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को 30 एज्यूम करते तो क्या करना पड़ता आपको, इसको 6 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं या फिर इसका इन्वर्स कर रहे हैं आप, क्योंकि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। तो अगर इन दोनों का स्पीड का रेशियो 5:6 है तो इन दोनों के टाइम का रेशियो क्या हो गया, 6:5 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 मिनट्स लेस, देखिए मतलब कि जो सेकेंड रेसर है वो 10 मिनट लेस लेता है, मतलब इस रेसर और इस रेसर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, 6 - 5 = 1, और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है 10 मिनट्स, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 60 मिनट्स। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 मिनट्स। तो क्वेश्चन था हमें कि देन हाउ लॉन्ग इज़ द रेस, बहुत इजी है। तो 60 मिनट में पहले रेसर ने रेस ख़त्म की थी, तो 60 मिनट में, और इसकी स्पीड थी 100 मीटर पर मिनट। तो आप 60 मिनट को आप 100 मीटर पर मिनट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 6000 मीटर = 6 किलोमीटर। सेम आप सेकेंड रेसर के साथ भी कर सकते थे, उसने 50 मिनट टाइम लिया था, तो तब उस 50 मिनट को 120 मीटर पर मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसमें सिंपल, बहुत ही एक लाइन का कंसेप्ट है रेशियो का। हम अभी कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज सेशंस लेके आएंगे, तो उसमें स्पीड रेशियो को और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 1 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, आप देख सकते हैं इसमें एक टेबल दिया हुआ है। तो द टेबल बिलो शोज इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। तो 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ABCDE, ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं और इनका इनकम दिया हुआ है। इनकम का मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। तो इनकम में बेसिकली उनका सैलरी पार्ट है, ओवर टाइम का पार्ट है, एरियर पार्ट है, बोनस पार्ट है, मिसलेनियस पार्ट है, और इन सब का मिला के फिर टोटल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए, हाँ, सो हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम्स। तो आपको ये बताना है कि किन किन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है, सैलरी, ठीक है, वो उनके अदर इनकम से 4 टाइम्स है, मतलब 4 टाइम्स से ज़्यादा है। मीन्स सैलरी इज टू अदर इनकम क्या है, 4:1, ठीक है। और जब हम सैलरी और अदर इनकम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपको अगर समझ में आया होगा रेशियो इन प्रोपोर्शन का, तो सैलरी और अदर इनकम का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:1 या फिर इससे ज़्यादा। मीन्स कि जब हम सैलरी को अदर इनकम से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, ठीक है। मोर देन 4 टाइम्स है तो इक्वल टू को भी आप चाहें तो इक्वल टू भी आप हटा सकते हैं, खाली खाली ग्रेटर देन 4 आना चाहिए।
फाइन। इससे समझ में आ रहा होगा कि सैलरी डिवाइडेड बाय अदर इनकम इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे देखिए, ए अगर आप ए एम्प्लॉय का देखते हैं तो जो ए एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कितनी है 52,000, और टोटल सैलरी और टोटल उसे कितने पैसे मिल रहे हैं 66,000। मींस उसका अदर इनकम कितना है 14,000। ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी है 52,000। तो ए के लिए 52,000 अपॉन 14,000 ये क्या होगा लेस देन 4। बस हमें इससे मतलब है ये लेस देन 4, इसलिए ये हम ए के साथ ऐसा है नहीं। अब बी को देखते हैं, बी के साथ क्या केस है बी की अदर्स बी की सैलरी कितनी है 48,500, और अदर इनकम उसकी कितनी होगी, हाँ उसकी टोटल इनकम है 59,000। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48,500 500 ऐड करते हैं तो 49,000, और 10,000 और ऐड करेंगे तो 59,000। मीन्स उसकी अदर हो गई 10,500। तो ये कितना होगा, ये देखिए ग्रेटर देन आएगा 4। ठीक है, तो एक हमें मिल गया बंदा बी जिसकी ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ बाकी चीज़ को ताकि हम लोग आगे इसी में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अब हम सी के साथ देखते हैं क्या है। सी क्या है, सी की देखिए सी की सैलरी कितनी है 42,000, और अदर इनकम कितनी है, उसकी टोटल सैलरी 52,000 मीन्स अदर इनकम कितनी है 10,000। तो 10/42 मतलब ये भी ग्रेटर देन 4 है। तो हमें एक और बंदा मिल गया जो जिसका 4 टाइम से ज़्यादा है। अब हम फिर देख लेते हैं डी के का। डी के साथ क्या है सैलरी 31,000। देखिए आप जब सॉल्व कीजिएगा इसके लिए पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे उठा के देख के सकते हैं 31,000 और 40,000। सीधे सीधे आप 31,000 मतलब 9,000, और ये दिख रहा है कि ये 4 से छोटा है तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला अगर एक बंदा और बचा वो है ई, ये सी था। ठीक है, ई के साथ क्या होगा 25,000 अपॉन 6,700, क्योंकि उसकी टोटल 31,700 तो 25,000 में आप ये जोड़ेंगे तो 31,700 मिलेगा। तो ये आप करते हैं तो ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स से कितना है 4 टाइम्स से लेस है, ये देख सकते हैं इजीली। फेम नहीं इवन ये 4 आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स से 4 7 28, देखिए 268 आ रहा है और ये 250 है। तो क्या कहते हैं हाँ, तो ये भी लेस देन 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने लोग हमें मिले, 2 लोग मिले बी और सी, जिनकी जो सैलरी है वो उनकी अदर इनकम की से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ये बताना है एज पर तो इस डेटा को हमें देखना है और ये बताना है कि उन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 20 और मोर मार्क्स। तो 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी। मीन्स टोटल स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो 20 या 25 मार्क्स 20 से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का सवाल है ये। मैं आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आराम से इसे देखना है। देखिए आइए चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ही तो ये बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो कौन कौन से होंगे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, मतलब कि 14 एंड 19 6 और 3, तो 6 3 9 19 और 9 28 28 10 38 38 4 42 42 बच्चे ऐसे हैं जो कि
20 या 20 से या ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 42 तो ये हैं, इन बच्चों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितने हैं, 13 एंड 15 28, 28 एंड 18 38 एंड 8 46, 46 56 एंड 2 58, ये है 58। तो 58 और ये कितने थे 40, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 58 प्लस 42 मीन्स 100। टोटल स्टूडेंट्स तो 100 हैं, तो 42 सिंपल था, 42 अपॉन 100 मतलब 42%। एक लाइनर, वो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास, आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए थीटा ये है, ध्यान रखिएगा, थीटा ये है, इसमें कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को स्क्वायर से याद हो, कम से कम देखिए, कभी भी हमें कम से कम 20 क्या 30 तक के स्क्वायर सारे याद होने चाहिए, और 10 तक के क्यूब हमेशा, 30 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स तो हमेशा याद होने चाहिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, ताकि आप ईज़िली क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएँ। देखिए पहले तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, अगर आप कॉट थीटा जानते होंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये वाली, और बेस साइड कौन सी है, ये वाली। तो tan थीटा अगर हमें निकालना हो तो tan थीटा क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर साइड तो हमें पता है कि 8 है, तो हमें b निकालने की ज़रूरत है। और ये b कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे निकलेगा, √17 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, -8 का स्क्वायर मीन्स √17 का स्क्वायर होता है 289 -64, ये आएगा 225 मीन्स b इक्वल टू आएगा 15। तो tan थीटा इक्वल टू आएगा 8/15। ठीक है, तो cot थीटा इज इक्वल टू, ईजिली हम बता सकते हैं क्या होगा 15/8। देखिए क्वेश्चन सिंपली, अगर आप अगर आप हल्का सा भी स्क्वायर जानते हो तो क्लियरली दिखेगा कि 17 है, 8 है, और यहाँ पर आपको 15 है। तो थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब tan थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, 40 सेकंड ले सकते हैं आप। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि जस्ट सेकेंड, तो क्वेश्चन है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। ये है डेज, ठीक है। तो कभी भी वर्क
देखिए वर्क जो होता है वो हम क्या करते हैं, सिंपली इसका एक एलसीएम मान लेते हैं। कोई भी वर्क को आप एज्यूम कर सकते हैं ताकि आप एफिशिएंसी निकाल सकें। तो अगर हम 20 और 25, अगर जब हम टाइम एंड वर्क को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो इसे और डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये काफ़ी सिंपल अप्रोच है। तो हम वर्क को क्या कहते हैं, क्या ईजिली एज्यूम कर सकते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का नियरेस्ट एलसीएम क्या होगा 20 और 25 का, आप खुद देख सकते हैं। इनको सीधे जो भी, अगर अगर एलसीएम नहीं है, को आपको कोई तो दूसरा मल्टीपल भी तुरंत दिमाग में आता है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि 100 इजीली दिख रहा है कि 100 इनका मल्टीपल है दोनों का। तो हमने वर्क को एज्यूम कर लिया 100। तो अगर वर्क को हम 100 एज्यूम कर ले लेते हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए 20 दिन में इस काम को करता है, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। और बी जो है वो 25 दिन में करता है, मतलब बी क्या कहते हैं 4 यूनिट काम एक दिन में करेगा। तो ये हो गई एफिशिएंसी क्या रेशियो। तो ए और बी की एफिशिएंसी का ये रेशियो हो गया, ठीक है। वर्क हमने एज्यूम किया था 100। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन्होंने काम साथ में शुरू किया, ठीक है, साथ में शुरू किया, बट वी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ काम किया। तो ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एक दिन में जब ए और बी साथ काम करेंगे तो एक दिन में वो 9 यूनिट काम करेंगे, 5 + 4, और इस तरह से वो 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। लेकिन 5 दिन के बाद बी चला जाता है। अब क्या होगा कि ए अकेला काम करेगा। तो ए अकेला काम करेगा मतलब एक 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो अब उसको काम ख़त्म, तो क्वेश्चन क्या है, ये है कि हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो अब कितने दिन लगेंगे ए को, तो मान लेते हैं कि ए को एक्स और दिन लगेंगे। ए 5 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करता है, एक्स दिन और काम करेगा तो उसका वो कंप्लीट कर पाएगा वर्क। तो वर्क कितना था 100 यूनिट्स। तो आपकी 5x की वैल्यू क्या हो गई, 100 - 45, दैट इज़ 55, 5, 11। तो इसका आंसर होगा हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हेमिस्फेयर से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विथ रेडियस 7 cm इज, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इसका फॉर्मूला पता होगा। आप बनाइए एक बार इस क्वेश्चन को। जिन्हें नहीं पता है मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। हेमिस्फेयर के लिए अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो याद रखने के लिए इस तरह से देखिए, क्योंकि देखिए एक हेमिस्फेयर को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो पूरा का पूरा स्फेयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फेयर की बात कर रहे हैं, स्फेयर की बात कर रहे हैं। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया भी स्फेयर का 4πr² होता है। दोनों ही स्फेयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही 4πr² है। लेकिन हेमिस्फेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हेमिस्फेयर के केस में क्या होता है कि एक जब आप स्फेयर को काटते हैं तो ये वाला बी जो पोर्शन है एक नया सरफेस इमर्ज करता है, तो हमें इसका एरिया लेना पड़ता है। तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे होंगे हेमिस्फेयर का, तो बस स्फेयर का आधा इस पोर्शन का लेंगे 2πr²। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया ले रहे होंगे तो इस एरिया को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये एरिया क्या होगा πr²। तो 2πr² में जब πr² ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3πr², ठीक है। तो हेमिस्फेयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। और इस क्वेश्चन में हमें सिंपली पूछा गया था कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। तो क्या इसका क्या होगा, देखिए कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में कभी भी की जाती है, शुरू में नहीं। 2 × π/r², और r क्या है, रेडियस है 7 × 7, 7 से आप 7 को काट सकते हैं, 7 × 2 = 14 और 14 को 22 से
इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 टू 28 14 308 फाइन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये टेबल से रिलेटेड है, एक बार आप ट्राई कीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इसमें, और कुछ जो हमने क्या कहते हैं क्वेश्चंस पे काम किया है तो मतलब एनालाइज करके कैसे पूछे जाते हैं, तो वो सारे हमने एनालाइज करके एक बहुत सारे क्वेश्चन के सेट बनाए। तो आज आपके साथ उन सेट्स को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप इस सीरीज़ को पूरे फॉलो करते हैं लगातार, तो आपको क्वांट में एसएससी में कोई नहीं रोक सकता है पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने में। आइए, इस होप सो आप सब लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें ये बता रखा है कि डिफरेंट फैकल्टीज़ मतलब साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, वोकेशनल फैकल्टी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका वो बता रखा है कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, और उनका बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो हमें बताना है कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है आउट ऑफ टोटल, मतलब साइंस और वोकेशनल में पढ़ने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है। तो साइंस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के 53, ओके, और यहाँ पे 40, फाइन। और आर्ट्स में टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, फाइन। तो हमें क्या कहते हैं इसमें क्या बताना है कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परसेंटेज क्या है। तो साइंस प्लस वोकेशनल कितने हो गए, 93 आउट ऑफ, अगर आप इसे सम कीजिएगा तो सम इसका कितना आएगा, टोटल आता है इसका 250। और सीधे सीधे इसको आप 100 से करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई दोनों को काट सकते हैं, 25 4 और 25 से 10 बार, ठीक है। तो ये हो गया आपको, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, 372/10, तो मतलब 37.2%। सिंपल क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल बी ए सी जो है वो है 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल बी की इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का जानते होंगे, ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों, मतलब ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में सारे अगर हम देखें तो 180 डिग्री क्या कहते हैं होता है सम ऑफ द एंगल्स, तो 40 डिग्री तो ये है, तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 140 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के 140 डिग्री मीन्स 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 140 डिग्री मीन्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70 डिग्री। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री का, इसमें करना है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है क्वेश्चन। जिन्हें डिविजिबिलिटी रूल पता होगा 11 का, वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो व्हाट शुड रिप्लेस इस सिंबल को, स्टार का जो सिंबल है इसको किससे रिप्लेस किया जाता है इन ऑप्शंस में से, कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि ताकि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो पाए। चलिए देखते हैं। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप ऑड नंबर, ऑड पोजीशंस पे जो भी नंबर ऑड पोजीशंस पे हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये पूरा नंबर है 94, यहाँ था स्टार 2357। ऑड पोजीशंस कौन कौन सी हैं? पहली पोजीशन ये, दूसरी ऑड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। और इवन पोजीशंस कौन सी हैं? 4 2 5। तो ऑड पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं और इवन पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं, तो इनका सम, तो ऑड पोजीशंस पे जो डिजिट है उनका सम कितना होगा? देखिए 9 3 12, 12 और प्लस 7 19, 19 प्लस स्टार, ठीक है, फाइन, 19 प्लस स्टार। और जो इवन पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना होगा? 4 प्लस 2 प्लस 5 11, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है, मीन्स ऑड पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं उनका अगर जब हम सम करते हैं और इवन पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं, तो जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 19 मतलब क्या होना चाहिए? 19 प्लस स्टार माइनस 11, कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्या नज़दीक ऑप्शन दिखता है कि क्या फीड कर सकते हैं आप स्टार में, ताकि जो नंबर आए रिजल्टेंट वो 11 से डिविजिबल आए। ये देखिए अगर आप यहाँ पे 1 फिट करते हैं तो यहाँ पे होगा 19 प्लस 120, 20 माइनस 11 क्या आएगा? 9, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 7 फिट करते हैं तो क्या होगा? 19 प्लस 7 26, 26 माइनस 11 15, 15 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हो नहीं पाएगा। 8 करेंगे तो भी 19 प्लस 8 27, 27 माइनस 11 कितना हो गया? 16, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप 3 जब यहाँ पे करते हैं तो 19 प्लस 3 22, 22 माइनस 11 क्या आएगा? 11। और ये आपको क्या कहते हैं? 11 से डिविजिबल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधे सीधा कि दो नंबर, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, दो नंबर जो है उनका रेशियो सीधा सीधा क्या है? 5:7। देखिए इसके लिए सब आप मतलब कि पेन उठाने की ज़रूरत नहीं, इन क्वेश्चंस के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नंबर की वैल्यू दी हुई है, हमें हुई है 20, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बड़ा ई सिंपल है। देखिए आपको इसकी वैल्यू 20 दी हुई है, मतलब क्या 4 टाइम्स किया जा रहा है, तो इसको भी 4 टाइम्स किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 28। रेशियो में कभी कभी क्या होता है, देखिए इस, या फिर कभी मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 और उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस मान लीजिए उनका दे देते कि 10 है, उनका डिफरेंस 10 है, तो क्या यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं? 2 यूनिट्स का डिफरेंस है और उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी होती कि डिफरेंस 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती? 5। तो उन नंबर्स को अगर पूछना होता तो सीधे सीधे क्या कर सकते? 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होती? 25। 7 की वैल्यू कितनी होती? 35। तो इस तरह से किया जाता है रेशियो के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the difference between 62% and 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be.
इसके बारे में आपको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है अपना, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक नंबर है, ठीक है, उसके 62% और 80% का जो डिफरेंस है वो 198 है। मतलब हम एक नंबर का 80% निकालें और फिर उसी नंबर का 62% निकालें, तो उसका वो जो डिफरेंस आएगा ना 198, तो वो डिफरेंस क्या होगा? 18%। 80% माइनस 62% कितना होगा? 80% और 62% डिफरेंस क्या है? 18%। तो इस 18% की वैल्यू हमें दी हुई है 198, है कि नहीं? 62% और 80% में क्या डिफरेंस है? 18% का डिफरेंस है, और डिफरेंस की वैल्यू हमें दी हुई है 198, ठीक है ना? कभी भी तो सीधे सीधे तो वो नंबर क्या होगा? 100% होता है वो नंबर, तो वो नंबर हम सीधे सीधे ले सकते हैं 198 अपॉन 18 इंटू 100, ये वो नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे? क्वेश्चन में हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। तो क्वेश्चन 92% और 56% का जो उस नंबर का उसका डिफरेंस क्या होगा? तो 92% और 56% को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो गया? 56 एंड प्लस 62 एंड 36%। 36, तो हमें सीधा सीधा 36% की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो 18% की वैल्यू पता है 198 है, सॉरी 18% की वैल्यू हमें सीधा सीधा पता है कि 198 है, तो 36% की वैल्यू कितनी होगी? 198 अपॉन 18%, 198 अपॉन 18% 1% की वैल्यू हो गई, 36% की वैल्यू सीधे सीधे कितनी होगी? 396 होगी। और वैसे भी सीधा डबल था, 18% की वैल्यू 198 है, तो 36% की वैल्यू 396 होगी। लेकिन मतलब स्टेप वाइज करने का तरीका, इससे आप सीधे सीधे उस नंबर को भी निकाल सकते थे। 198 अपॉन 18% जब आप करते हैं तो 1% की वैल्यू मिल जाती है। और अब आप 100% निकालिए, चाहे 50% निकालिए, चाहे जो भी निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन डील करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को कोशिश करना है कि एक स्टेप में सॉल्व हो। आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये ट्रायंगल गलत आ गया है। आप ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए कि जब हम पेन उठाएं तो एक लाइन में वो क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है? एक डीलर ने 6 मशीन बेची 63,000 रुपये में, और उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 5% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? कभी भी 100% होती है, ठीक है। 5% का प्रॉफिट हुआ मतलब कि 105% पर ने बेचा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अब सीधे सीधा कि उसने 63,000 रुपये में, देखिए उसने
63,000 रुपये में 6 स्विंग मशीन बेची। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना, तो जो 63,000 है वो कितना है, 105% है। ठीक है, ठीक है। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी हो इन छः स्विंग मशीन्स की, ठीक है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है ना, इससे हमें क्या, इन 6 सेविंग मशीन्स की हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई। ठीक है ना, 6 सेविंग मशीन्स की ये कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हमें एक सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या ये है, ये 6 सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये 8 स्विंग मशीन बेचना चाहता है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अब ये देखिए 6 सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 8 सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इंटू 8। फाइन, ठीक है। तो ये हो गई, ये हमारे पास क्या है, अभी जो हमारे पास है ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 मशीन्स। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है इन 8 मशीन्स की, जिसके कारण वो 15% प्रॉफिट अर्न कर पाए। 15% प्रॉफिट मतलब कितना होता है, 115%। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 115%। तो आप सीधे सीधे इसको क्या किससे मल्टीप्लाई, या फिर अगर आप ऐसे लेके चलें, या 15% प्रॉफिट क्या होता है, 15/100, 3/20। तो इसमें जोड़ेंगे तो 23/20। तो सीधे सीधे, या तो सीधे सीधे आप एसपी में क्या, या तो ये इससे मल्टीप्लाई करें या तो इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटू 115। अब हम देखिए यहाँ तक हमारा था सीपी, अब हम एसपी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, 115%। ठीक है, तो 115/100। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये 100 से गया 100। ठीक है, अब आप देखिए, हाँ 21 से अगर आप काटते हैं, 21 से 5 बार जाएगा, 21 से 3000, 6 और 5 30, तो यहाँ बचा 100। ठीक है, 115 गुने 8 और इंटू 100, तो 115 गुने 8 करेंगे तो आप 85 से 92,000, सीधा सीधा 92,000 आंसर। तो हमने एक लाइन में आंसर इस तरह से निकाला कि हमें पता थी पहले सेलिंग प्राइस 63,000 और सेलिंग प्राइस थी 5% प्रॉफिट पे, मतलब 105% पे। तो 63, तो हमने सीपी निकालने के लिए क्या किया कि 105% की वैल्यू पता थी, तो हमने 105% से डिवाइड किया, तो हमें 1% की वैल्यू पता चल गई, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से हमें सीपी पता चल गई 8 उसकी, सॉरी 6 सेविंग मशीन की। ठीक है, तो हमने एक सेविंग मशीन की जब निकालना था तो 6 से डिवाइड कर दिया। अब हमें 8 सेविंग मशीन की कॉस्ट प्राइस चाहिए थी, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया सिंपली। अब हमारे पास ये सीपी हो गई। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 15% का, तो हमने 115/100 से किया, आंसर एक स्टेप में 92,000 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये सेशंस कंटिन्यू करते रहेंगे। इस तरह से जो क्वेश्चंस को सेट वाइज भी लाएंगे और चैप्टर वाइज भी हम लोग क्या कहते हैं शुरू करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को फास्ट और इजीली कंसेप्ट के साथ, जिसमें भी कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके आप कर पाएँ। सो वेरी वेरी थैंक यू। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्वेश्चंस जो कुछ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके साथ। थैंक यू।